स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग यूपीएससी 2022 में ऐसे का पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे का क्वेश्चन था, पोएट्स आर दी अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। आप जो स्क्रीन पे जितने सारे जो भी पर्सपेक्टिव्स देख रहे हैं, ये सारे पर्सपेक्टिव हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग ये लिख सकते हैं कि इस फ्रेज का इम्प्लाइड मीनिंग क्या है। तो इम्प्लाइड मीनिंग ये कहता है, पोएट्स विद देयर क्रिएटिव वर्क एंड कंट्रीब्यूशन एंड एक्सप्रेशन, वो अपने टाइम के कल्चरल, मोरल, सोसाइटल, पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, बट उनका कंट्रीब्यूशन इज नॉट रिकग्नाइज। सो दिस इज द इम्प्लाइड मीनिंग। इसके बाद हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो फ्रेज है वो कहाँ से ली गई है। तो ये फ्रेज ली गई है एक एसेस है, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, जो कि लिखी गई थी पोइट शैली के द्वारा। उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं बाय राइटिंग, दिस लाइन राइटली इनकैप्सुलेट्स द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस पोएट्स एंड देयर वर्क एक्सर्ट ऑन द सोसाइटी। इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद हम लोग अब मेन बॉडी पे आते हैं। मेन बॉडी में हम लोग देखो कि ये सारे पर्सपेक्टिव को कवर करने वाले हैं, हिस्टोरिकल, सोसाइटल से लेके इन्वायरमेंटल तक। उसके बाद फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट देके फिर कंक्लूड करेंगे। तो हिस्टोरिकल में देखते हैं। हिस्टोरिकल में हम लोग 3 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, रोल ऑफ पोएट्स इन द एंशिएंट सिविलाइजेशन, फिर इन्फ्लुएंस ऑफ पोएट्स ऑन द सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, एंड फाइनली एक केस स्टडी देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो वेदास का जो हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल देंगे, जैसे ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। जो रीति का जो कॉन्सेप्ट है विच हैज केम फ्रॉम द ऋग्वेदा एंड इट इज वेरी सेंट्रल टू द इंडियन फिलोसफी। Samveda, which is also called Veda of melodies, and it has deeply influenced our Indian classical music. Atharveda का भी example देके we can write, Atharveda is related to the magic and medicine and it is the foundation of Ayurveda. इसके साथ वेदा का पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग एक ग्रीस का एंड रोम का भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, लाइक इन द रोम वर्जिलीज के एक का जो पोएट थे, उनका जो वर्क था एनीड, वो रोमन नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसी तरह से एंशिएंट सिविलाइजेशन में पोएट्स का पॉइंट हम लोगों ने फिनिश किया एक अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग देखते हैं पोएट्स का क्या इम्पैक्ट था सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस में। तो यहाँ पे भी मैंने 2-3 एग्जाम्पल कोट किए हैं। पहला, दूसरा है इंडियन कंटेक्स्ट से, दूसरा है रशियन रिनेसेंस से। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सुब्रमण्यम भारती जो एक तमिल पोइट थी, वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की एक पार्ट भी थी। उनका जो पोएम था काफ़ी पेट्रियटिज्म फीलिंग को प्रमोट करता था। महादेवी वर्मा थी, जो जिनको कि मॉडर्न मीरा भी कहते हैं, वो पैट्रियार्की सोसाइटी, नीड फॉर वुमेन्स एजुकेशन एंड राइट्स के बारे में काफ़ी पोइट्री लिखती थी। तो इसके कारण काफ़ी सोसाइटी को समझ में आया कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद द पैट्रियार्की एंड व्हाट्स द रिक्वायरमेंट एंड नीड ऑफ द वुमेन्स एजुकेशन राइट। नेक्स्ट इज रिनेसेंस में भी पोइट्स जो थे, डांटे, वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी को क्वेश्चन किया। फिर उनके बाद उनके जो एसेज एंड पोइट्स होते थे वो रिफॉर्मेशन एंड इनलाइटनमेंट के लिए काफ़ी यूज़ हुए थे। इसके साथ हमारा ये पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक फाइनल हिस्टोरिकल पॉइंट को क्लोज करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर का एक केस स्टडी देखेंगे, फिर उसके बाद हिस्टोरिकल कंप्लीट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो जनगण मन कंपोजिशन दिया, वो बिफोर फ्रीडम स्ट्रगल, बिफोर इंडिपेंडेंस, ये काफ़ी पेट्रोटिज्म का फीलिंग को प्रमोट करता था हमारे फ्रीडम फाइटर्स में और ऑल्सो अमंग द जनरल पब्लिक। इसका इम्पैक्ट आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आज के डेट में उसे नेशनल एंथम बना दिया गया है। उसी तरह से उन्होंने, उनका एक और कंपोजिशन था अमर सोनार बांग्ला, जो कि आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है ड्यू टू द सेम रीज़न। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सिर्फ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए और सोसाइटी के बारे में लिखने के लिए नहीं किया था, उन्होंने क्रिटिक भी काफ़ी किए हैं। तो उन्हें क्रिटिक कैसे थे, तो उन्होंने एक पोएम लिखा था सनसेट ऑफ द सेंचुरी, विच वॉज द एक्टेड एज ए क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म एंड वार्नड अगेंस्ट इट्स पोटेंशियल फॉर वायलेंस एंड डिसिसिवनेस। सो इससे क्या समझ में आया कि पोएट्स कैन यूज देयर पोएट्री फॉर बोथ द थिंग्स, टू make a positive change and to also highlight the negative change, like Janagana Mana and like the sunset of the century. So इस पॉइंट और केस स्टडी को लिखना ना भूलें, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ हमारा हिस्टोरिकल पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोसाइटल पॉइंट। अंडर सोसाइटल पर्सपेक्टिव में हम लोग 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि हाउ पोएट्स रिफ्लेक्ट द सोसाइटल वैल्यूज एंड नॉर्म्स,
दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे पोएट्स सोशल क्रिटिक्स कैसे कैसे एक्ट करते हैं। तीसरा हम लोग सिविल राइट्स मूवमेंट का एक केस स्टडी देखेंगे। अंडर हाउ पोएट्स रिफ्लेक्ट द सोसाइटल वैल्यूज एंड नॉर्म्स, देयर इज very good examples we have. Poets often act as or serve as a mirror to the society. It is very clearly reflected in the romanticism written by the William Wordsmith in the 18th century. This piece of art correctly reflects the romanticism in the 18th century, then emotions, then individualism, all things are reflected very nicely in this art. Second example we can give how poets act as or challenge the social norms. Allen Gilworth has correctly written in his poet around the sexuality, religion and the capitalism. इसके साथ हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ पोएट्स एक्ट एज ए सोशल क्रिटिज्म। सो फर्स्ट एग्जांपल हमारे इंडियन कंटेक्स्ट से है काजी इस्लाम। उनको रेबल पोइट से भी जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश का काफ़ी क्रिटिक्स किया है विथ हर बोल्ड पोइट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेसिज्म इन अमेरिका इट्स अ वेरी पॉपुलर एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री. So if you quote this example of Citizen and American lyrics written by Claudian, तो इसमें बहुत ही अच्छे से रेसिज्म इन अमेरिका को रिफ्लेक्ट किया गया एंड अवेयरनेस फैलाया गया व्हाट इज़ हैपनिंग इन अमेरिका. विद दिस हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट होता है. अब हम लोग इस केस स्टडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सिविल राइट मूवमेंट इसमें दिस इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद द ब्लैक कम्युनिटी. यहाँ पे जो ब्लैक कम्युनिटी जो भी प्रॉब्लम फेस करती थी सोसाइटी में, जिस करके डिस्क्रिमिनेशंस होते थे, उनको जो कहीं पे एंट्री के राइट्स नहीं होते थे. सो ड्यूरिंग दैट टाइम माया एंग्लियो वाज अ पोएट एंड शी रोट अ पोएम स्टिल आई राइज. It actually reflected what are the challenges faced by the black community and spread the awareness about them. It's a very popular piece of poetry, I would say, and poem, and that's why it is very popular, and it fueled the revolution in America. So with this, at the end, we can write how these art and work actually impact the societies in general. तो इस तरह से हमारा सोसाइटल पॉइंट भी कंप्लीट होता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव. पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में हम लोग एक पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ पोएट्स शेप द पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल थॉट्स. इसका एग्जांपल हो जाएगा रोल ऑफ पोएट्स इन रिसेंट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट्स लाइक ब्लैक लाइव्स मैटर, जो रिसेंट में अभी देखा गया था अमेरिका में. तो जो ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट चल रही थी अमेरिका में, इधर बहुत सारे पोइट्स आए और अपने पोइट्री के थ्रू रेशियल इनजस्टिस एंड पुलिस ब्रूटैलिटी को हाईलाइट किया. सो विद देयर पावरफुल वर्ड्स दे कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ द मूवमेंट, दे इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन. उसके बाद देयर वर सो मेनी कंट्रोवर्सीज एंड कॉन्वर्सेशंस हैपेंड अबाउट द रेस एंड इक्वालिटी. So these examples actually underscore the continuing relevance of the poetry in shaping the political discourse in contemporary world also. So with this we have completed the political perspective also. Next we will see the economic perspective. Under economic perspective ये हम लोग ये देखेंगे कि how poet act as the economic commentators, and second is the how poetry and economic development are interrelated and can be used for the economic development. तो एज ए इकोनॉमिक कमेंटेटर यू कैन से एक अरुंधति राय इज एन इंडियन ऑथर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड शी यूज्ड हर पोएट्री टू हाईलाइट द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड द प्लाइट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन इंडिया. Second is the recent event is that happened in the Jaipur, related to the economic development poetry, the Jaipur Literature Festival in India. The agenda of that festival was to attract the poets and authors around the world and to boost the local economy and tourism. So if you quote this current event, like even the event happening at the local level, it will definitely give an extra edge. आपको दूसरे स्टूडेंट से काफ़ी एज मिलेगा कि in the terms of the content and the diversified content. So do include these kind of local current events also relevant to the topic. So इसके साथ हमारा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव का भी पॉइंट कंप्लीट होता है.
साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में दोस्तों हम लोग ये बोल सकते हैं कि पोइट्स थ्रू देयर पोइट्री एक्चुअली दे चैलेंज द एग्जिस्टिंग बिलीव, हमारे वो थॉट्स को प्रोवोक करते हैं, इवन इंस्पायर करते हैं। हम लोगों ने सभी कभी न कभी ये पोएम तो ज़रूर ही पढ़ा होगा, द रोड नॉट टेकन, जो कि वे एक कहानी है एक ट्रैवलर की deciding the path between the two paths in a forest, and it is often interpreted as a metaphor and a different types life. Actually it implies life's difficult decisions and impact of those choices on our life. So actually this poem has influenced countless readers in taking the decisions in their life, encouraging them to consider the consequences of their choices and the values individuality. So those things, how the psychological aspects of the humans are being affected and touched by the poets. So under the psychological point we can write this way, and it's very important to quote this. It's very generic and well read by I think almost all the students in India at least. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाउ पोइट्री एंड साइंटिफिक एंड डिजिटल एज आर रिलेटेड. सो अंडर दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट हाउ द पोइट्री इज इन द डिजिटल एज. So currently we use a lot of Instagram and Facebook. So there is a rise of Insta poetry. Even the poets, like you can search on Instagram and find the Rupi Kaur gaining the international fame through the social media platform. They create reels and the Instagram post for the poetry, and this is the rise of the digital age poetry called Insta poetry. Even you can quote context from the Indian context about the Avekes anthology Eight-Eyed Lord of Kathmandu that explores the themes of एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन. सो विद दिस हम लोगों ने इस पोइट्री एंड साइंटिफिक एंड डिजिटल एज का भी पर्सपेक्टिव देख लिया. सो दोस्तों पार्ट 1 के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है. सो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, सोसाइटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड डिजिटल एज रिलेशन विद द पोइट्री. मैं यही सजेस्ट करूंगा एक बार आप यहाँ पे वीडियो पॉज करें, एक बार रिवाइज कर लें कि हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए, एंड डू मेक योर ओन नोट्स. एंड इसके इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं कवर करने वाला हूँ इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव. काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं इस आइडिया के कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दिस आइडिया इज ट्रूली करेक्ट, इट हैज़ सम काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट टू राइट इन द एग्जाम. And then we'll talk about the problem, challenges, solution and conclusion in our next part. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा. ओके, थैंक्स, बाय बाय.